स्वागत है। आज हम समुद्री दुनिया की एक बेहद अहम तकनीक पर गौर कर रहे हैं, LRIT। जी, लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। हाँ, हमारे पास इसका एक गहराई से विश्लेषण है जो कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के अध्ययन पर आधारित है। बिल्कुल। हमारा मकसद है इस प्रणाली के सार को समझना। ये है क्या, इसे क्यों लाया गया और ये समुद्री सुरक्षा और बचाव कार्यों के लिए इतनी निर्णायक क्यों साबित हो रही है। चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। LRIT देखिए महज जहाज़ों का पता लगाने वाला कोई आम उपकरण नहीं है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO के SOLS कन्वेंशन के तहत है। SOLS मतलब सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। जी हाँ, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी कन्वेंशन। उसके तहत ये एक अनिवार्य एक ग्लोबल निगरानी प्रणाली है। इसे चैप्टर V रेगुलेशन 19-1 में जगह दी गई है। अच्छा। तो अगर इसे आसान शब्दों में समझें, मतलब आम भाषा में, हाँ। तो ये जहाज पे लगा एक सिस्टम है जो नियमित अंतराल पर सैटेलाइट के जरिए 3 मुख्य चीजें भेजता है। क्या क्या भेजता है? एक तो जहाज की पहचान संख्या, उसका IMO नंबर। दूसरा, उसकी बिल्कुल सटीक लोकेशन, मतलब अक्षांश और देशांतर। और तीसरा, वो जानकारी किस समय की है, यानी UTC टाइम। और ये जानकारी जाती कहाँ है? ये सब कुछ केंद्रीकृत डेटा सेंटरों तक पहुंचता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जानकारी AIS की तरह पब्लिक नहीं होती। AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम? वो तो पब्लिक होता है। हाँ, वो पब्लिक होता है, पर LRIT डेटा तक सिर्फ अधिकृत सरकारी एजेंसियां जैसे कोस्ट गार्ड हो गया या नेवी या फिर जो ऑथराइज्ड खोज और बचाव यानी SAR टीमें हैं, सिर्फ वही पहुंच सकती हैं। अच्छा, तो ये प्राइवेसी, ये गोपनीयता इसका एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, इसकी कार्यक्षमता का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो फिर ये जरूरत महसूस कहाँ से हुई? ऐसी गोपनीय और लंबी दूरी की ट्रैकिंग प्रणाली की नींव कैसे पड़ी? इसकी जड़ें देखिए 911 की घटनाओं के बाद जो दुनिया भर में सुरक्षा को लेकर माहौल बदला ना, उसमें है। हाँ, वो तो था। समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं काफी बढ़ गई। तब IMO और सदस्य देशों ने महसूस किया कि जो मौजूदा AIS प्रणाली थी, हाँ, AIS उसकी रेंज तो VHF पर आधारित होने के कारण तट के करीब तक ही सीमित है। तो वैश्विक निगरानी के लिए वो काफी नहीं थी। अच्छा, तो मतलब AIS तटीय इलाकों के लिए तो ठीक था, पर खुले समुद्र में क्या हो रहा है वो पता लगाना मुश्किल था। और उसका डेटा खुला होने से एक अलग तरह का रिस्क भी था। आपने सही समझा, बिल्कुल। AIS डेटा कोई भी देख सकता है, जिससे उसका गलत इस्तेमाल होने का खतरा था। खासकर मान लीजिए कोई सेंसिटिव जहाज है या कोई खास कार्गो है। हाँ हाँ, समझ गई। तो इसलिए एक ऐसी प्रणाली की जरूरत थी जो दुनिया के किसी भी कोने में, बिल्कुल दूर दराज के इलाकों में भी जहाजों को ट्रैक कर सके और जिसका डेटा सिक्योर रहे, सिर्फ अधिकृत उपयोगकर्ताओं तक ही पहुंचे। और इसी जरूरत से फिर LRIT आया। जी, इसी जरूरत के चलते 2006 में SOLAS में संशोधन करके LRIT को अपनाया गया और 31 दिसंबर 2008 से इसे लागू कर दिया गया। और यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। इसका व्यवहारिक महत्व क्या है? मतलब रोजमर्रा के समुद्री संचालन पर इसका क्या असर पड़ता है? इसके कई कई महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। पहला और सबसे अहम है समुद्री सुरक्षा। सुरक्षा कैसे? देखिए, कोई भी तटीय देश अपने तट से 1000 नॉटिकल मील के दायरे में 1000 नॉटिकल मील? हाँ, 1000 नॉटिकल मील के दायरे में आने वाले या उधर जाने की मंशा रखने वाले जहाजों की जानकारी मांग सकता है। बाप रे, 1000 नॉटिकल मील मतलब करीब 1850 किलोमीटर। ये तो बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। तो ये आतंकवाद, समुद्री डकैती और जो अवैध तस्करी वगैरह होती हैं, हाँ। उन गतिविधियों की निगरानी और रोकथाम में एक बहुत शक्तिशाली साधन है। लेकिन सिर्फ जहाज की लोकेशन पता चलने से आगे क्या? मतलब इस डेटा का इस्तेमाल कैसे होता है? ये सिर्फ एक डॉट देखने जैसा नहीं है। अधिकारी इस डेटा का उपयोग करके जहाज की पहचान कंफर्म कर सकते हैं, उसके रूट का एनालिसिस कर सकते हैं, और अगर कोई शक होता है तो वे टाइम पे एक्शन लेने के लिए अपने रिसोर्सेज जैसे पेट्रोल बोट या एयरक्राफ्ट उनको भेज सकते हैं। अच्छा, तो ये एक एक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम है। जी हाँ, बिल्कुल, एक सक्रिय निगरानी तंत्र है। दूसरा अहम पहलू है खोज और बचाव, SAR। ये शायद इसका सबसे मानवीय प्रभाव है। वो कैसे? क्या ये बचाव कार्यों को तेज बनाता है? बिल्कुल। आप सोचिए, कोई जहाज खुले समुद्र में तट से सैकड़ों मील दूर किसी मुसीबत में फंस गया। हाँ। पहले तो उसे खोजना ही एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। सही बात है। कितना कीमती समय बर्बाद होता था। सही बात है। अब जो अधिकृत SAR टीम्स हैं, वो लगभग तुरंत LRIT डेटा से जहाज की आखिरी ज्ञात सटीक लोकेशन पता कर सकती हैं। अच्छा।
इससे बचाव अभियान घंटों या दिनों के बजाय मिनटों में शुरू हो सकते हैं और इससे जाने बचाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये समुद्र में जो गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट है ना, उसे हकीकत बनाने में मदद करता है। वाओ, यानी ये सीधे तौर पर जीवन रक्षक तकनीक है। और क्या उपयोग है इसके? तीसरा, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण? वो कैसे? हाँ, जो सेंसिटिव समुद्री क्षेत्र होते हैं जैसे मरीन सैंक्चुरी या कोरल रीफ्स वगैरह, उनके पास से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी के लिए देश LRIT का उपयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई तेल रिसाव या प्रदूषण जैसी घटना होती है तो जिम्मेदार जहाज की पहचान करना और उसे ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, ये भी है। और चौथा, जहाज मालिक और शिपिंग कंपनियां खुद भी वो अपनी फ्लीट की सुरक्षा, मैनेजमेंट और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इस डेटा का उपयोग कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो LRIT सिर्फ AIS का अगला कदम नहीं है, ये तो 21वीं सदी की ज़रूरतों के हिसाब से बनी एक पूरी तरह से अलग प्रणाली है जो ग्लोबल सुरक्षा और संरक्षा पर केंद्रित है। जी हाँ। तो इसका क्या मतलब है? ये तकनीक सिर्फ जहाज़ों को ट्रैक करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि ज़रूरत पड़ने पर सही और ऑथराइज्ड निगाहें वैश्विक स्तर पर सही जहाज़ों पर पड़ सकें। ये समुद्र में एक तरह का नियंत्रित वैश्विक सुरक्षा ढांचा है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये समुद्री प्रशासन में एक बहुत महत्वपूर्ण विकास है और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? जैसे जैसे इस तरह की ट्रैकिंग तकनीकें और भी उन्नत होती जाएंगी, शायद और भी ज्यादा डेटा इकट्ठा करेंगी, तो हम वैश्विक सुरक्षा की अनिवार्य जरूरतों, राष्ट्रीय हितों, कमर्शियल प्राइवेसी और यहाँ तक कि जो समुद्री यात्री हैं उनकी निजता, इन सब के बीच वो जरूरी संतुलन कैसे साधेंगे? ये तो सोचने वाली बात है। इस जुड़ी हुई निगरानी वाली समुद्री दुनिया में रेखाएं कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक विचारणीय प्रश्न है कि तकनीक समुद्री दुनिया के भविष्य को कैसे आकार दे रही है। स्वागत है। आज हम समुद्री सुरक्षा के एक अहम उपकरण LRIT यानी लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम पर बात करेंगे। इसके ऑपरेशन और रखरखाव से जुड़े जो तकनीकी दस्तावेज हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल सरल तरीके से। हाँ बिल्कुल, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि ये उपकरण, आप देखिए, समुद्री सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसके मुख्य हिस्से, इस्तेमाल का सही तरीका, इसमें आने वाली आम दिक्कतें और हाँ, रखरखाव, इन सब पर बात करेंगे, है ना? जी बिल्कुल, इसी पर फोकस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके मुख्य हिस्सों से। मतलब इसमें होता क्या क्या है असल में? अब देखिए, इसमें मुख्य तौर पर एक ट्रांसीवर होता है जिसे टर्मिनल भी कहते हैं। ये डेटा भेजने और पाने का काम करता है। अच्छा। फिर एक GPS एंटीना होता है जो जहाज की सही लोकेशन बताता है। और तीसरा एक कम्युनिकेशन एंटीना। कम्युनिकेशन एंटीना वो किस लिए? वो सैटेलाइट के जरिए सारी जानकारी डेटा सेंटर तक भेजता है और ये सब जहाज के नेविगेशन सिस्टम से या फिर GMDSS कंसोल से जुड़े होते हैं। समझ गई। और इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? कीबोर्ड, माउस या टच स्क्रीन से ही? हाँ, इंटरफेस तो वैसा ही होता है, पर यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है। क्या? इसकी सेटिंग्स को छेड़ना नहीं है। मतलब कोई भी बदलाव सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही कर सकते हैं। ऑथराइज्ड लोग जैसे? जैसे जहाज के GMDSS रेडियो ऑपरेटर हो गए या फिर मास्टर। क्योंकि देखिए, अगर सेटिंग्स गलत हो गई तो रिपोर्टिंग रुक सकती है या गलत जा सकती है। हाँ, ये तो गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल, इससे नियमों का उल्लंघन हो सकता है। तो सबसे अच्छा है कि डिफॉल्ट सेटिंग्स ही रखें और इसे हमेशा, मतलब 24/7 चालू रखें। ओके, हमेशा चालू रखना है और सेटिंग्स नहीं छेड़नी है। और क्या ध्यान रखना होता है? हाँ, और नियमित रूप से GPS सिग्नल की स्थिति देखते रहें और कम्युनिकेशन स्टेटस भी मॉनिटर करते रहें। ठीक है, पर क्या इसमें कभी कोई प्रॉब्लम भी आती है? मतलब कुछ एरर वगैरह? हाँ बिल्कुल आती हैं। कुछ आम एरर्स हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है। जैसे एक बहुत कॉमन है नो GPS फिक्स, या कभी-कभी GPS इनवैलिड भी दिखाता है। अच्छा, नो GPS फिक्स, इसका मतलब GPS सिग्नल नहीं मिल रहा। सही, मतलब उपकरण को GPS सैटेलाइट से ठीक सिग्नल नहीं मिल रहा है। ये क्यों होता है? क्या खराब मौसम में ज्यादा होता है? खराब मौसम एक कारण हो सकता है, पर अक्सर ऐसा नहीं होता। ज्यादातर ये GPS एंटीना के कनेक्शन में कोई ढीलापन हो, या एंटीना के ऊपर कुछ आ गया हो, कोई रुकावट, या फिर एंटीना खराब हो गया हो। अच्छा, तो कनेक्शन और रुकावट पहले चेक करनी चाहिए। हाँ, तुरंत। एक और आम समस्या है कम्युनिकेशन फेलियर या नो पोलिंग। इसका क्या मतलब हुआ, कम्युनिकेशन फेलियर? इसका मतलब है कि टर्मिनल डेटा सेंटर से वो सैटेलाइट के जरिए संपर्क नहीं कर पा रहा। अच्छा, और ये क्यों होता है? हो सकता है कम्युनिकेशन एंटीना के सामने कोई रुकावट आ गई हो, जैसे जहाज का ही कोई हिस्सा,
या फिर कभी-कभी सैटेलाइट सर्विस में या अकाउंट में कोई दिक्कत हो सकती है, इसे भी जांचना पड़ता है। पर एक एरर है जो काफी गंभीर है। कौन सी? LRIT नॉट कॉन्फ़िगर्ड। सुनने में ही गंभीर लग रहा है। हाँ, है भी। क्योंकि इसका मतलब है कि जहाज की जो पहचान की जानकारी है, जैसे IMO नंबर या MMSI नंबर, वो टर्मिनल में ठीक से प्रोग्राम ही नहीं की गई है। ओह, तो फिर तो रिपोर्टिंग ही नहीं होगी सही से। बिल्कुल नहीं होगी। ऐसी हालत में फौरन मास्टर और कंपनी को बताना होता है, और इसे ठीक करने के लिए अक्सर शोर सपोर्ट, मतलब किनारे से तकनीकी मदद लेनी पड़ती है। अच्छा, मतलब कंपनी के टेक्निकल डिपार्टमेंट या किसी एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइडर से। जी हाँ। ये तो हुई एरर्स की बात। क्या कुछ खास अलार्म भी होते हैं इसमें? हाँ, जरूर। जैसे पावर फेलियर अलार्म, ये बताता है कि मेन पावर सप्लाई बंद हो गई है और सिस्टम बैटरी बैकअप पर चल रहा है। ओके। फिर GPS फेलियर अलार्म, जिसकी हमने बात की, सिग्नल न मिलने पर। और एक कम्युनिकेशन फेलियर अलार्म, जब टर्मिनल तय समय पर डेटा भेज नहीं पाता। ये अलार्म एक तरह से सिस्टम की हेल्थ बताते रहते हैं। ठीक है, ये सब तो ऑपरेशन और प्रॉब्लम्स की बात हो गई। अब थोड़ा इसके रखरखाव मेंटेनेंस पर आते हैं। इसे ठीक रखने के लिए क्या करना जरूरी है? हाँ, रखरखाव तो बहुत ही जरूरी है। इसके लिए एक रेगुलर चेकलिस्ट होनी चाहिए। चेकलिस्ट जैसे रोज क्या देखना है? रोजाना तो बस इतना देख लें कि उपकरण चालू है, पावर लाइट जल रही है, ये काफी है। और हफ्ते या महीने में? हाँ, साप्ताहिक या मासिक तौर पर ये कंपनी की पॉलिसी पर निर्भर करता है। उपकरण का एक सेल्फ टेस्ट चलाना चाहिए। सेल्फ टेस्ट? जी। और पिछले ट्रांसमिशन का स्टेटस भी जांचना चाहिए। सेल्फ टेस्ट का रिजल्ट पास आना चाहिए और ट्रांसमिशन स्टेटस ओके दिखना चाहिए। अच्छा, ये रूटीन चेक हो गए। इसके अलावा भी कुछ होता है? कोई बड़ा टेस्ट वगैरह? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है वार्षिक प्रदर्शन परीक्षण, एनुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, या APT कहते हैं इसे। APT, ये कौन करता है? ये एक मान्यता प्राप्त सर्विस प्रोवाइडर, जिसे ASP कहते हैं, वो करता है। और ये LRIT डेटा सेंटर के साथ मिलकर किया जाता है। इससे पक्का होता है कि उपकरण SOLAS के मानकों के हिसाब से सही काम कर रहा है या नहीं। SOLAS मतलब समुद्री सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय नियम। हाँ, बिल्कुल। और इस टेस्ट के बाद क्या होता है? हाँ, इसका नतीजा क्या होता है? टेस्ट अगर सफल हो जाए तो एक अनुरूपता परीक्षण रिपोर्ट जारी होती है। अंग्रेजी में कन्फॉर्मेंस टेस्ट रिपोर्ट या CTR कहते हैं। CTR? हाँ। अच्छा। और ये CTR रिपोर्ट बहुत जरूरी है। सोचिए, ये एक तरह से LRIT कंप्लायंस के लिए जहाज का पासपोर्ट है। इसकी एक कॉपी हमेशा जहाज पर रखनी ही होती है। अनिवार्य है? हाँ, अनिवार्य है। पोर्ट स्टेट कंट्रोल जैसी जो जांचें होती हैं, उनमें ये दिखानी पड़ती हैं। अगर ये नहीं है तो यात्रा में दिक्कतें आ सकती हैं। ये सब प्रक्रियाएं, ये चेक, ये टेस्ट, ये सब इसीलिए हैं ताकि जहाज SOLS नियमों का पालन करे और उसकी ट्रैकिंग सही ढंग से होती रहे। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है, देखिए, कि LRIT एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है। इसे सही से चलाना और इसका नियमित रखरखाव करना न सिर्फ जहाज और उस पर काम करने वालों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि ये भी पक्का करता है कि जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों का पालन कर रहा है। हाँ, ये बात तो साफ है। तो मुख्य बातें क्या हुई? उपकरण चालू रखें, सिग्नल्स चेक करें, एरर्स और अलार्म को समझें, मेंटेनेंस चेकलिस्ट फॉलो करें, और हाँ, सेटिंग्स में बदलाव सिर्फ ऑथराइज्ड लॉग ही करें। और वो वार्षिक परीक्षण और CTR रिपोर्ट, उनकी अहमियत को कभी कम ना आंकें। बिल्कुल सही कहा। सारी बातें एकदम स्पष्ट हो गई। और अब अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरा सोचिए, LRIT जैसी जो ये ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो लगातार जहाज़ों की लोकेशन और पहचान बताती रहती हैं, ये भविष्य में समुद्री निगरानी, सुरक्षा और जवाबदेही के पूरे नज़ारे को और किस तरह से बदल सकती हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। स्वागत। आज हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये समुद्री जहाज़ों के परिचालन से जुड़ी है। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है इसकी जो सीख है वो शायद कहीं ज्यादा गहरी है। सोचिए जरा, एक बड़ा मालवाहक जहाज है, नाम है MV ओशन वॉन्डरर, और वो अचानक किसी बंदरगाह पर रोक दिया जाता है। मतलब आगे जाने की इजाजत ही नहीं। अच्छा। हाँ, और वजह? कोई तूफान नहीं, कोई इंजन फेलियर नहीं। तो फिर? वजह थी एक, आप कह सकते हैं, छोटा सा उपकरण और कुछ गायब कागजात। ओहो, कागजात। तो आखिर हुआ क्या था वहाँ? क्या था वो उपकरण? देखिए, जो मुख्य मुद्दा था वो जहाज की लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, मतलब LRIT प्रणाली से जुड़ा था। LRIT सिस्टम? हाँ, ये सिस्टम कई महीनों से ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसमें लगातार कम्युनिकेशन फेलियर का अलार्म बज रहा था। कई महीनों से? तो चालक दल को पता नहीं था?
या उन्होंने कुछ किया नहीं? नहीं नहीं, पता तो था। मास्टर ने कंपनी को ईमेल भी भेजा था बाकायदा, अच्छा। लेकिन लगता है कंपनी ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। इसे शायद गैर महत्वपूर्ण उपकरण मान लिया। गैर महत्वपूर्ण। हाँ, और बंदरगाह पर इसकी मरम्मत का इंतजाम नहीं किया, और यही सोच मतलब आगे चल के बहुत भारी पड़ी। गैर महत्वपूर्ण, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनना, खासकर जब समुद्री सुरक्षा की बात हो। खैर, तो फिर आगे क्या हुआ? कोई चेकिंग हुई होगी? बिल्कुल। पेरिस MOU है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसके तहत पोर्ट अथॉरिटी जहाजों की सुरक्षा जांच करते हैं। हाँ हाँ, पोर्ट स्टेट कंट्रोल, PSC। बिल्कुल। तो उसी के तहत एक रूटीन PSC निरीक्षण हुआ, और जब अधिकारी ने जांच की तो कई गंभीर कमियां मिली। ओह, जैसे कि क्या क्या मिला उन्हें? पहली बात तो ये कि वो LRIT उपकरण बंद पड़ा था, मतलब स्विच ऑफ था। बंद कर रखा था। हाँ। दूसरी बात, उसकी स्थिति का रोजाना कोई लॉग, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जा रहा था। कोई लॉगिंग नहीं? नहीं। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, LRIT के लिए जो एक सालाना फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना, हाँ, वो एनुअल रिपोर्ट। हाँ, एनुअल कंफर्मेशन टेक्स्ट रिपोर्ट, CTR कहते हैं उसे, वो ना सिर्फ गायब थी बल्कि 14 महीने से ज्यादा पुरानी थी, मतलब एक्सपायर्ड। 14 महीने एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट। जी। और चौथी बात, मास्टर के पास कंपनी की तरफ से मरम्मत करवाने की कोई लिखित योजना या कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं थे। अरे बाप रे, ये तो मतलब एक के बाद एक कई चूक हो गई। सिस्टम बंद, रिकॉर्ड नहीं, सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड, कोई प्लान नहीं। ये तो बाकी गंभीर मामला है। अत्यंत गंभीर, बहुत सीरियस। PSC अधिकारी के लिए ये एक बड़ी गैर अनुरूपता थी, मेजर नॉन कन्फर्मिटी। अच्छा। देखिए, LRIT कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। ये SOLS मतलब समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि के चैप्टर 5 के तहत अनिवार्य है, मैंडेटरी है। हाँ, ये तो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। तो इसका ठीक से काम ना करना जहाज के लिए, चालक दल के लिए और समुद्री पर्यावरण सबके लिए खतरा माना जाता है। तो फिर तो जाहिर सी बात है, अधिकारी ने जहाज को जाने नहीं दिया होगा। बिल्कुल नहीं। MV ओशन वॉन्डरर को वहीं पर हिरासत में ले लिया गया, डिटेन कर लिया गया। डिटेन? हाँ, और साफ कह दिया गया कि भाई जब तक LRIT की मरम्मत एक सर्टिफाइड टेक्नीशियन से नहीं हो जाती और एक नया वैलिड COTR सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर लिया जाता, तब तक जहाज कहीं नहीं जा सकता। हिरासत, डिटेंशन का मतलब तो सीधा सीधा देरी, जहाज का किराया रुक गया, बिजनेस का नुकसान। हाँ, बहुत भारी वित्तीय नुकसान। सोचिए, जहाज के किराए का नुकसान यानी चार्टर हायर लॉस, फिर मरम्मत का खर्चा, ऊपर से फाइन लगने का डर, और इन सबसे बढ़कर कंपनी और जहाज दोनों की साख पर, उनकी रेपुटेशन पर कितना बड़ा धब्बा लगा। सही बात है। तो ये केस दिखाता है कि कैसे अनिवार्य सिस्टम की अनदेखी, भले ही मैनेजमेंट उसे गैर महत्वपूर्ण समझता रहे, कितने बड़े संकट खड़े कर सकती है। तो ये जो कैप्टन चौहान का पूरा विश्लेषण है, इससे मुख्य बातें क्या निकल कर आती है, मतलब लेसन क्या है यहाँ? हाँ, कई अहम सबक हैं इसमें। पहला तो यही कि LRIT अनिवार्य है, ये गैर महत्वपूर्ण कतई नहीं है। सोलस का पालन इस पर निर्भर करता है। ठीक है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन, कागजात बेहद जरूरी हैं, खासकर वो CTR सर्टिफिकेट, वो हमेशा अप टू डेट और जहाज पर मौजूद होना चाहिए। राइट। तीसरा, अगर कोई खराबी है तो कंपनी को फौरन, मतलब तुरंत औपचारिक तरीके से, जैसे ईमेल या टेलेक्स से सूचित करें और उनसे लिखित निर्देश लें। सिर्फ जुबानी बात काफी नहीं है। अच्छा, लिखित में होना चाहिए। बिल्कुल। चौथा, रोजाना लॉग मेंटेन करना, ये दिखाता है कि क्रू मेंबर अलर्ट है, ध्यान दे रहे हैं। और पांचवां, ये याद रखना कि PSC अधिकारी ऐसी अनिवार्य चीजों पर खास ध्यान देते हैं। जरा सी चूक भी हिरासत जैसी बड़ी मुसीबत बन सकती है। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है, कैसे सुरक्षा, नियम और पैसा, ये सब आपस में इतने गहरे जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ जिसे नजरअंदाज किया गया, वो बढ़ते बढ़ते एक बड़ा वित्तीय और ऑपरेशनल संकट बन गई। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ जहाजों की कहानी नहीं है। हाँ, ये तो कहीं भी हो सकता है। हाँ। ये जोखिम प्रबंधन मतलब रिस्क मैनेजमेंट का एक क्लासिक उदाहरण है। कैसे छोटी छोटी लापरवाहियों की एक चेन बन जाती है। अलार्म को अनदेखा करना, मरम्मत टालना, कागजात संभाल कर न रखना, और ये सब मिलकर एक बड़ी विफलता का रूप ले लेती हैं। ये सबक तो किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी जटिल सिस्टम पर लागू होता है। असल चूक तो उस गैर महत्वपूर्ण वाली सोच में थी। तो कुल मिलाकर कैप्टन चौहान का ये केस स्टडी हमें एक तरह से याद दिलाता है कि नियमों का पालन करना, दस्तावेजों का रखरखाव करना और हर अनिवार्य हिस्से पर ध्यान देना कितना जरूरी है, चाहे वो कितना ही छोटा या मतलब गौण क्यों ना लगे। बिल्कुल।
तो इस पर विचार करने के लिए एक अंतिम सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। किसी भी जटिल सिस्टम में, चाहे वो जहाज हो, फैक्ट्री हो, कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हो या कुछ और, आज ऐसा कौन सा छोटा, आपात, गैर महत्वपूर्ण लगने वाला पहलू है जिसे अनदेखा किया जा रहा है? सोचने वाली बात है। और जो शायद कल एक बड़ी बाधा बनकर हमारे सामने खड़ा हो सकता है।